ऐसा है आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल भी गया है ना। और कुछ क्वेश्चंस अलग से हमने बनाया है पूछने के लिए। आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। क्या बाल झड़ने की समस्या इससे कम हो सकता है? और सिर दर्द, कल एक बहन इधर बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन में बहुत काबू हो गए थे और मेडिसिन लेना पड़ा। तो ये बहन, तो ये सिर दर्द जो है, माइग्रेन पेन और बाल झड़ने का, क्या इससे एनेमा से ठीक हो सकता है? बिल्कुल। भाइयों को तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर खास करके शादी करके तो बाल सारे जड़ ही जाते हैं सबके। बहनों को जब बाल झड़ना शुरू हो जाता है तो जैसे काफ़ी सारा खजाना वो खो रहे हैं, वैसे दुख दर्द में रहते हैं कि कुछ भी ना हो लेकिन बाल बड़े होने चाहिए। और किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी के कारण बॉडी में जो न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, उनकी कमी के कारण ही शरीर अपने किसी भी अंग को छोड़ने लगता है या ये वही अंग बिगड़ने लगता है। तो बाल झड़ने की समस्या आ रही है तो बालों को जो न्यूट्रिशंस, जो वैल्यूज़ चाहिए वो हम इंटेक कर नहीं रहे हैं, कुछ गलत खा रहे हैं। यूँ तो हर एक रोग की समस्या ही गलत भोजन है, तो ऐसा कुछ हम शरीर को दें जिनके कारण बाल झड़ने की समस्या कम हो। जैसे कि हम ग्रीन जूस में आंवला का प्रयोग करते हैं, तो कहा जाता है आयुर्वेद में भी कि आंवला सुपर फूड है और आंवले से बाल सबसे बेहतर से बेहतर क्वालिटी के हो जाते हैं, बेहतर से बेहतर। बालों के साथ साथ स्किन भी एकदम मस्त हो जाती है। तो इनका सेवन नित्य करना है अगर बालों के लिए समस्या है तो। और बाकी हरी पत्तियां हैं वो सर्व औषधों से भरी हुई हैं, तो इनका प्रयोग भी दैनिक जीवन में करना है। सलाड्स में भी मैक्सिमम हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के कोई तेल लगाना, ऐसे बाह्य उपचार करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते हैं तो बाल एकदम ज़मीन से अटके हुए हैं, ऐसी जाहिरात आती है तो फायदा होता है हमें नहीं, तेल बेचने वालों को। बराबर है। तो ऐसी भ्रामक जो एडवर्टाइजमेंट हैं, लोगों की समस्याओं का नाजायज फायदा ज़्यादातर 90% ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हम उनके भोग बन रहे हैं। घुटनों का दर्द है तो ऑर्थो ऑयल लगा लिया तो फट से वो बूढ़ा चलने लगा। तो टीवी में हम देखते हैं तो तुरंत ही क्या करते हैं, लगा लो 2-3 हज़ार का तो सवाल है। तो ऐसे 2-3 हज़ार में काफ़ी सारे पैसे हम घुमाते रहते हैं। तो यहाँ एनडीएस में तो कहा जाता है तो अंदर से ट्रीटमेंट करो, बाह्य ट्रीटमेंट को इतना वजन मत दो। 20% बाह्य उपचार है, 80% अंदरूनी उपचार है। तो डालना ही ऐसा शुरू करो जिनके कारण शरीर डिमांड ही ना करे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी सारे कंप्लीट हो। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा सर कि एनडीएस करने के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखो, इट्स अ सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। अगर 5 दिन के बाद घर पे जाने के बाद बाल नहीं झड़ते थे पूरे जीवन में, अभी झड़ना शुरू हो गया है, ऐसी समस्याएं आ सकती है। क्योंकि जो जिनके रूट्स वीक हैं, वेरी वीक, तो वो धीरे धीरे करके वो सरफेस छोड़ना शुरू कर देंगे और फिर से नए सिल्की और शाइनी ग्रो हो जाएंगे, नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। मेरे बाल इतने, उनकी थिकनेस इतनी थी, सॉलिड थिकनेस थी, मक्खी भी घुस जाए तो फंस जाती थी। और आफ्टर एनिमा, आफ्टर क्लिनजिंग जूस, आफ्टर दिस डाइट, और बाल एकदम सुंदर हो गए, बढ़िया हो गए। मेरे 12th में पूरे वाइट हेयर हो गए थे, बरोबर। अभी ब्लैक तो कलर से किया है, लेकिन
ऑर्गेनिक जो कलर आता है मैं यूज़ करता हूँ। केमिकल वाला तो मैंने कभी शुरुआत के दिनों में यूज़ करता था, लेकिन स्किन इरिटेशन आता था। कभी कभार कर लेते हैं इमरजेंसी में, अलग बात है। बाकी ऑर्गेनिक यूज़ कर लेते हैं, कोई मना नहीं है। तो बाल झड़ते हैं तो भी नहीं चिंता करना है, एनडीएस के बाद वो फिर से आ जाएंगे। लेकिन जो आपकी नीति, आपकी प्रामाणिकता एनडीएस के प्रति सही होगी तो ये समस्याएं थोड़ी आएंगी और बाद में गायब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें। जी सर। तो क्वेश्चन आप लोगों को ठीक लग रहा है? अच्छा, भाई साहब ने अभी ऑर्गेनिक बोले हैं, तो ये जो सब्जी हम खा रहे हैं ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, बहुत सारे पेस्टिसाइड से, बहुत केमिकल से, तो क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है? जी, खास करके सभी जो ज़्यादा क्लीननेस और ज़्यादा अटेंशन देने वाले लोग हैं कि हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए हमें। तो आज पूरी दुनिया में 1% या 5% लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, 95% इनऑर्गेनिक खा रहे हैं, फिर भी 100 साल तक भी जी रहे हैं ना हमारे सामने। और रही बात पेस्टिसाइड की, जो हानिकारक है, नुकसानकारक है, शरीर में जाते नुकसान देने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर आप ये नॉलेज शायद नहीं जानते होंगे कि पेस्टिसाइड्स की जो छिड़काव किया जाता है पत्तों में, सब्जियों में, फलों में, उनकी आयु है 2 मिनट की होती है। कितनी? 2 मिनट। आफ्टर 2 मिनट्स वो सारे धोने से ठीक हो जाता है, धोने से ठीक हो जाता है, वो डेड हो जाता है, डेड कंडीशन में आ जाता है। वरना जो लाइफ लॉन्ग अगर वो जीवंत रहते हैं सारे बैक्टीरिया जो उसमें छिड़काव किए गए हैं, तो समझो पूरा आधी सृष्टि समाप्त हो गई होती। लेकिन पेस्टिसाइड काफ़ी समय से आया है, तो वो, हाँ जी ठीक है, हाँ वो प्रश्न भी ले लेंगे। जैसे लौकी में इंजेक्ट करते हैं, वाटरमेलन में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट वाली चीज़ों से बचना है, इंजेक्ट वाली चीज़ों से बचना है। कैसे पता? हाँ, वो मैं इस बार जो समर था उस समर में मैं वाटरमेलन लेके आया, तो वाटरमेलन जैसे काटा तो उसमें से वाइट कलर के फॉग बनना शुरू हो गए। या फिर उनको टेस्ट किया ना, तो एनडीएस फॉलो करते करते तो हमें पता भी चल जाता है कि इनकी क्वालिटी कितनी हद तक है। मानो कि केला है, तो केले में जो अगर ज़्यादा दवाएं लगाते हैं ना, तो वो केला एकदम आलू से भी बदतर हो जाता है जब खाते हैं, तो कोई टेस्ट विदाउट टेस्ट लगता है। तो मतलब ऐसे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंजेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। हम पूरे सेंटर के लिए केले लाते हैं, लेकिन जो कच्चे केले बाज़ार में मिलते हैं, पूरी लूम मिलती है जिसमें 200-400 केले होते हैं, तो वो कच्ची लेके आते हैं और फिर उनको लपेट लेते हैं उसमें, तो गर्मी थोड़ी मिलती है तो आफ्टर 1 वीक पक जाते हैं। तो जिसमें चांसेस मिलते हैं वैसे फलों का, सब्जियों का प्रयोग तो वैसे ही अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी कोई लोग तो ऐसे करते हैं, घबरा जाते हैं कि पेस्टिसाइड से हम ठीक नहीं होंगे ऐसे खाने से, या फिर आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो जाए। मैं खुद 10-12 बीमारियों से ठीक हुआ, उन दौरान मेरे लिए कोई ऑर्गेनिक चीज़ों की व्यवस्था की नहीं गई थी। सारे बाजार से लेके आओ, खा लो, धो लो। इसमें मैंने नारियल पानी भी बहुत पिया उन दौरान, ऑरेंज जूस भी बहुत पिया। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसे ही, और नारियल पानी में कौन इंजेक्ट करेगा, ऐसी कोई चीज़ों में पॉसिबिलिटी कम है, तो ऐसे चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया। बाकी रूटीन चीज़ें जो भी आती थी, टमाटर, कबीज, जो भी वो पेस्टिसाइड वाली, वो सब खाई, तो इनसे भी मेरी 12 बीमारियां गई है। घर पे आके 2 बार पानी से धो दिया, साफ कर दिया, और ज़्यादातर वो निकल जाते हैं पेस्टिसाइड 99%। थोड़ा सा गर्म पानी से धोने से ठीक रहेगा। सही बात है। और अगर थोड़ा वक्त है आपके पास, गर्म पानी है, तो गर्म पानी से एक्स्ट्रा हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है। एक्स्ट्रा हॉट वाटर क्या है, हमारी सब्जियों को, फलों को डेड करने में का काम करता है। तो एक्स्ट्रा हॉट वाटर, लाइट हॉट वाटर से आप धो लो। और तीसरा उपाय ये भी है कि एप्पल विनेगर आता है, तो एप्पल विनेगर से भी हम उनको धो सकते हैं पानी में, और पानी में थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक या फिर दूसरा, तो वो डाल के भी हम उनको वॉश कर सकते हैं। कोई बोलते हैं विनेगर से भी धोने से ठीक होता है।
हाँ ये एप्पल विनेगर। हाँ एप्पल विनेगर, हाँ वो सोडा पाउडर की जरूरत नहीं। हाँ एप्पल विनेगर जो आता है उनसे, लेकिन इतना कॉन्शियस होने की मेरा मतलब है ज़रूरत नहीं है। सादे पानी से भी जो कृष्णा है वो सादे पानी से धोकर मुझे दे देती थी और ऐसे ही खा लेते थे, काटना भी नहीं, ऐसे ही खा लेते थे। तो ऐसे ठीक हो जाते हैं। तो पेस्टिसाइड से जो हवा बनाया है पूरी दुनिया में कि पेस्टिसाइड नहीं खाना चाहिए, जब तक आपका गार्डन है, आपके गार्डन में सब्जियां फल उग रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना है। पानी हमारे लिए ऐसा एक वरदान है कि वो खुद भी कीचड़ वाला होने से भी हमको साफ करता है, और पानी ऐसा एक तत्व है जो साफ नहीं करता है, ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो पानी से धोने से, है ना भाई जी? जी जी हाँ जी। हम लोग आजकल एक्वागार्ड है, टैंक का पानी पीते हैं जी, वो उसमें ये सिस्टम जो हमने बना के रखी है, अगर हम फंस गए हैं, हमारा पानी बोर का TDS हाई TDS के साथ आ रहा है, तो उनसे बेहतर है एक्वागार्ड। लेकिन अगर नगर पालिका का पानी अच्छा खासा आ रहा है, सबसे बढ़िया, तो वो उनको थोड़ा फिल्टर कर लो, छान लो, और फिटकरी भी डाल के क्लीन करके, और दूसरी भी कुदरती नेचुरली प्रोसेस्ड हैं, वो पत्थर और रेत वो सारे बिछा के भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही आप नगर पालिका को छान के ऐसे प्रयोग में ले लिया, अब देखो कितने कुत्ते, गाय भैंस जो भी बाजार में ऐसे घूमती रहती है, तो गटर का पानी में भी मुंह डाल लेती है, कई बार प्यासी होती है तो कुत्ते भी कहीं भी कचरा वाला पानी पी लेते हैं, फिर भी हेल्दी रहते हैं। शरीर अपने आप को फिल्टर करना जानता है, बरोबर, एक्स्ट्रा फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे प्रयोग पानी का कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है कि पानी आजकल लोग एल्कलाइन करके पीते हैं। हाँ जी। तो क्या एल्कलाइन पानी शरीर के लिए ठीक रहेगा? जी, अल्कलाइन पानी करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस भी होती है। नेचुरल प्रोसेस से? जी, नेचुरल प्रोसेस, जब हम इसमें ककड़ी जो हैं वो डालते हैं, लेमन डालते हैं, अदरक डालते हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हम किचन में यूज़ करते हैं, वो पूरी रात भर भी डाल के उसमें अल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है, तो ये फ़ायदा एसिडिक से बच जाता है। हाँ, एसिडिक लेवल से बच जाते हैं, तो ये अवश्य ही फ़ायदा करता है। लेकिन मैं खास आज की शिविर में ये खास कहना चाहूँगा कि इतने काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर जानना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे हाई कॉन्शियसनेस में नहीं चले जाना है। तो रात को इंतजाम करो ककड़ी खीरा टमाटर का, डालो पानी में, हैं, तो लोग आपसे भी बोर होने लगेंगे, घर वाले भी, कि ये नए नए प्रयोग करते रहते हैं। हाँ बरोबर, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, आराम से ये कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, तो आप करो। लेकिन वो पानी मैंने कभी किसी प्रयोग इसलिए नहीं किए कि पुरुष लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं, नौकरी संभालो, आओ घर पे, और शुरुआत के दिनों में कृष्णा का इंटरेस्ट भी कम था इस चीज़ों में, तो वो बोले कि हम पकाया खाएं, आप ऐसे करो। तो मैं तो सीधा बाजार से लेके आया, खा लिया जब भी भूख लगे, बस ऐसे ही मैंने दिन बिताए थे। तो ऐसे दिन बिताने से भी स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही आप सभी का क्वेश्चन इसमें है, 100 क्वेश्चन है, इतना नहीं पूछ सकता हूँ, मैंने बनाया आप लोगों के लिए, और मैं पूछूंगा, अगर लगता है आपका क्वेश्चन कवर नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा हेफाजत हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, कोई एक बहन मेरे को पूछे कि ये ठंड का मौसम में तो साग सब्जी मिल रहा है, तो सावन में कहाँ से ये पालक मिलेगा, कहाँ से ये सब मिलेगा, जूस कैसे बनाएंगे, तो उस समय क्या करें? बरोबर। तो उस समय हम ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पालक से ही ग्रीन जूस बनता है, या फिर धनिया से ही ग्रीन जूस बनता है। तो न्यू डाइट सिस्टम में किसी भी पत्तियों के ऊपर विशेष भार दिया गया नहीं है। इजी अवेलेबल, रीजनेबल, जो भी सीजनेबल हैं, तो ऐसी पत्तियों का हम प्रयोग, जैसे कड़ी पत्ता भी हुआ, जैसे किसी के घर में कड़ी पत्ता तो लगा रहता है, तुलसी पत्र लगा रहता है, किसी को थोड़ा ग्राउंड एरिया है तो सहजन की पत्तियां भी उगाते हैं। तो जो भी इजी अवेलेबल पत्तियां 12 महीने मिलती हैं, तो हम उनमें से, हाँ एक है पालक जैसा टेस्ट नहीं आएगा उसमें, पर वो पुदीने जैसा टेस्ट नहीं आएगा। गैस्ट्रिक है और यूरिक एसिड है तो नींबू डाल सकते हैं।
जी थोड़े दिन एनिमा लेने के सारे बाद क्वेश्चंस हैं, पहले कवर कर लेते आप हैं। देख लीजिएगा। हाँ जी। अभी अलग अलग क्वेश्चन पूछने से थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। आपका अगर नहीं आता है इसमें तो पूछ लीजिएगा। कल भी थोड़ा मौका दिया जाएगा। हाँ, अपने कल भी लिख के सर को बता दीजिएगा। बरोबर। तो क्या बता रहे थे, पत्तियां, जो पत्तियां हैं वैसे कोई कोई में टेस्ट ज़्यादा है, कोई कोई में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम वो पीपल की पत्ती है, बड़ की पत्ती है, जो पशु खा लेता है पत्ती को, वैसी पत्तियां हम बिना पूछे, किसी को पूछे बिना भी हम इनका जूस बनाकर पी सकते हैं, जो मुफ्त में हमें नेचर से मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये भी है, चलो ये ग्रीन जूस के पैकेट्स हमने रखे हैं, तो ये ग्रीन जूस का पैकेट्स में 25 प्रकार की पत्तियां हैं, जो 12 महीने जो पत्तियां नहीं आ रही है वो उसमें ड्राई फॉर्म में रखी गई है। उनका क्वालिटी उनसे 10-15% कम है उस पत्तियों में, क्योंकि ड्राई फॉर्म कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 85% तो हम उनका लाभ ले सकेंगे। तो ऐसे अगर 4 या 5 पैकेट्स भी उस सीजन में हमारे पास रहते हैं तो भी बहुत सस्ता होता है। अभी 10 रुपये की जुड़ी आती है पालक की, तो वो आप हिसाब करेंगे ना, पालक डाला, फिर पुदीना डाला, धनिया डाला, तो पूरा 1 गिलास बनाने में भी हमें शायद 50 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा लग जाएंगे। तो वो मानो कि 300-500 का पैकेट आता है तो पूरा महीना चलता है, तो ओवरऑल खर्चा उनसे भी कम हो जाता है। तो उन दौरान हम इस ग्रीन जूस को संभाल के रखें, जो जिनकी डेट है 1 ईयर, 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रीन जूस के पैकेट्स लाचारी में भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, तो उनके लिए भी आशीर्वाद रूप हैं, तो कभी भी कहीं भी इजीली अवेलेबल हैं ये। जी। एक बहन इधर पूछे थे, याद नहीं है, पूछे थे क्या जो गेहूं का ज्वारा घर में हुआ करके, तो इसका भी जूस ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं के ज्वारे जो पीते हैं उनको कैंसर लाइफ लॉन्ग पनपता ही नहीं है गेहूं के ज्वारे से, और जिनको कैंसर हो गया है उनको नित्य सेवन 2-3 गिलास गेहूं के ज्वारे पीने ही हैं। हमारे यहाँ आते हैं तो गेहूं के ज्वारे का जूस हम उनको 2 या 3 बार तो पिलाते ही हैं, क्योंकि उसमें एंटी कैंसरस जो शक्ति है उसमें है। और गेहूं के ज्वारा वजन भी कम करता है, तो वो नित्य सेवन करना हम किसी किसी को मना करते हैं। जिसको वजन लूज करना है तो वो नित्य सेवन कर सकता है। बाकी जिनको कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं है तो कहते हैं कि पूरे सप्ताह में 2 बार गेहूं के ज्वारे का जूस पी लो, इट्स ए वंडरफुल एंड मैजिक जूस, तो उनका सेवन अवश्य कर सकते हैं। जी। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो क्या करें? बहुत ज़्यादा भूख लगे तो कॉमन क्वेश्चन है ना, क्या करें? अभी आपको एनडीएस फॉलो करते करते यहाँ तो संगठन का बल है, संगठन का माहौल है, इसलिए हम अपने सभी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण इजीली कर सकते हैं। यहाँ तो किसी किसी को पता भी नहीं होता घर खाने का वक्त हो गया है, लेकिन घर पे जब अकेले होंगे, खुद के साथ अकेले होंगे, अरे खुद के साथ 2 घंटे भी अकेले होते हैं ना, तो भी कुछ काम नहीं है तो एक काम हम निकाल लेते हैं। कौन सा? खाने का। कुछ थोड़ा सा चखना हो जाए, थोड़ा थोड़ा शुरू या तो चाहे हाँ जी, वो कीटाणु दिमाग में घूमने लगते हैं कि कुछ खा ले, अभी तक कुछ नहीं खाया। तो कई लोगों तो चेन सिस्टम में खाते हैं, चेन टूटने ही नहीं देते हैं। तो एक्सेस क्रेविंग है वो, एक तो बीमार व्यक्ति को भी हो सकती है ज़्यादा, और एक बार एनीमा से सफाई हो जाएगी ना 15 दिन में, तो भी एक्सेस क्रेविंग आपको आएगी, क्योंकि सारा गोडाउन खाली पड़ा है। तो अभी जाके अटैक करो, जहाँ भी ये आंखें यही ढूंढेगी, देखेगी कि क्या खाएं हैं और कितना सारा खा जाएं, तो यही धुन में हम लगे रहेंगे, क्योंकि बच्चों वाली भूख लगना शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्लीनिंग होने के बाद तभी एक बात का ध्यान रखना है, भूख लगना प्रकृति है, भूख लगना प्रकृति है, लेकिन दूसरों को खिलाना ये संस्कृति है। हमको खुद को भूख लगे तो दूसरों को खिला सकते हैं, प्रकृति के आगे संस्कृति को जोड़ना है। और अगर भूख लगे
खुद को, दूसरे को भूख लगे और हम खुद खाने बैठ जाएं तो इनको विकृति कहेंगे, बरोबर। तो विकृति, फिर प्रकृति और संस्कृति, तीनों में से संस्कृति का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जब आपको भूख लगे ना, जो हमें डिमांड हो ना, वो दूसरों को दान करने से वो डिमांड अपने आप कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी है और ऊपर वाले का बनाया गया नियम है। आप वस्त्रों का दान करेंगे ना, तो धीरे 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 करके सर एक समय ऐसा आएगा कि आप वस्त्र के प्रति कभी भी आसक्त नहीं हो सकते। कुछ भी मिलता है पहन लेते हैं। हाँ, नहीं कुछ तो भी। 3 अलमीरा ढूंढने से भी एक साड़ी नहीं निकलता है। हाँ। तो अगला क्वेश्चन है, क्या ये कॉमन क्वेश्चन है ना, आप लोगों का जो क्वेश्चन है ढूंढ के छाट के निकाला है। तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग ज़्यादातर लोग सुबह उठ के ही थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, कोई कोई 1 लीटर 100 लीटर भी पानी पीते हैं। तो आप तो पूरा ही ब्रेक लगा दिए, स्विच ऑफ कर दिए हैं, तो पानी पीना ही नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? आज तो सुबह मेरा तो सब कुछ छूट गया था, एक्सरसाइज किया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं सुबह सुबह। हाँ, तो ये पानी सुबह सुबह क्या एकदम ही नहीं पीना है या थोड़ा पीना है? लोग ज़्यादातर आदत ऐसी होती है कि सुबह उठते ही गर्म पानी का इस्तेमाल करना, गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ कर पीते हैं। अगर समर की सीज़न है तो और भी ज़्यादा पानी पी लेते हैं सुबह उठने के बाद। और डॉक्टरी साइंस में भी कहा गया है कि बॉडी हाइड्रेट होना चाहिए, कभी डिहाइड्रेट न हो, तो नित्य थोड़े थोड़े समय के बाद पानी पीते रहो। और ऑलरेडी एसिडिक फूड, पका हुआ भोजन ले रहे हैं तो बार बार बॉडी डिमांड भी करता है पानी की कि थोड़ा पी लो थोड़ा पी लो। तो ये प्रक्रिया हम निरंतर उसी चक्र में फंसे रहते हैं। अभी एनडीएस के बाद तो क्या बोला, सुबह सुबह 6 से 8 घंटा पानी तक पीना नहीं है। तो क्या उनसे कोई नुकसान होगा? अब पहली बात हम गर्म पानी के विषय के ऊपर कर लेते हैं कि कोई गर्म पानी से पेट जल्दी से साफ हो जाता है, तो कब्ज थोड़ा निकलने में आसानी रहती है। ये इनका नंबर 1 फ़ायदा है गर्म पानी का। लेकिन ये होशियारी नहीं है गर्म पानी पीना, इनकी आदत बना लेना। गर्म पानी से एक छोटी सी बोतल ले लो प्लास्टिक की, हल्की सी, जो वो पेप्सी थम्स अप जो भी मिलती है, ऐसी प्लास्टिक की बोतल में हर रोज़ ऊपर से जो टंकी से गर्म पानी सोलार से आता है उनको भर लो, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर उनकी जो परत है, सरफेस है, वो कैसे धीरे 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 करके सिकुड़ने लगेगी। ऐसी ही आंतों की दुर्दशा हमारी गर्म पानी से लंबे समय के बाद होती है। एक दिन का फायदा है, लेकिन लंबे समय के बाद नुकसान उठाना पड़ता है। तो गर्म पानी से तो बचना ही है। इमरजेंसी गुनगुना पानी तो पी सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर पानी पी सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। और सुबह सुबह पानी बिल्कुल बंद करना है, धीरे धीरे करके 2-4 दिन 5 दिन अगर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा 1 घूंट पी के काम चला लेना है। ओके। लोग बोलते हैं तो दूध नहीं पियोगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? दूध, घी, दही, ये सारा कुछ बंद करा दिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? बरोबर। अभी हमारे दीपक भाई हैं। दीपक भाई, दूध पीते हैं आप? हैं, खड़े होकर बताइए। बहुत है। पिछले 4 साल से हमारे घर में दूध या दूध से बनी कोई चीज आती ही नहीं है। पूरे घर में कोई दूध का बना कुछ नहीं आता है। फिर भी आप देखते हैं ये सब जिग्नेश भाई साहब और एनगेज की बदौलत है कि एनर्जी लेवल हाई। और इस विषय में थोड़ा आगे बताना चाहेंगे कि दूध, एनिमल मिल्क जो है, वो हमें पढ़ाया गया है कि ये सेहतमंद है। और दिमाग में कोई झूठी बात भी 10 बार बोली जाए तो वो सच्ची हम बना लेते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 100 साल से तो ये पढ़ाई में आ रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा, कि दूध पीना ही चाहिए। और मैं तो समझता हूँ 2500 साल से दूध का महत्व विशेष रूप से आयुर्वेद में बताया गया है। दही खा लो, छाछ पी लो। संस्कृत में कहावत है कि भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के अंत में छाछ तो पीना ही पीना है। निशांते दुग्धम, निशांते दुग्धम, रात को खाने में दूध तो होना ही चाहिए। और सुबह सुबह के समय में उषापान मतलब सुबह सुबह पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही मानव जात को गलत दिशा के ऊपर लेके गई है।
दूध जो है वो सबसे पहले हम बंद करवाते हैं। मिल्क आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 50% बीमारियां मिल्क छोड़ने से जाती है। उनका साइंटिफिक जो रीज़न है दूध में, तो दूध है वो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कि इसमें कैल्शियम है। ये बात सही है कि दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम पशु के शरीर में जाकर उनको कैल्शियम देता है, जबकि मानव शरीर में डालेंगे तो वो कैल्शियम, उनका जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारे शरीर के साथ कोई तालमेल करता नहीं है। मोटापा आता है दूध घी वो वगैरह खाने से, फैट, एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है और वात पित्त कफ होता है, और थोड़ा सा मसल्स बनते हैं। मानो कि मैं दूध दही खाऊं तो थोड़ा मसल्स ऐसे बढ़िया दिखेगा, और ये थोड़ा पतला दिखता है। बाकी मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड है, कैंसर तक देता है दूध। और हम समझते थे कि टोबैको खाने से कैंसर होता है। ऑलमोस्ट टोबैको खाने से भी कैंसर तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर दूध और दूध से बनी चीज़ों से हो रहे हैं। भाई लोग तुम टोबैको खाते हैं, बहनें कहाँ टोबैको खाने जाती है? ज़्यादातर कोई कोई खाती है, लेकिन ज़्यादातर बहनें ऐसी हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। उनका कॉमन डाइट में दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं। हाँ, दूध पीने से थोड़े मोटे हो जाते हैं। भैंस है 400 किलो की है, कोई कोई बहनें 100 kg की आती है, तो बोले पहले दूध छोड़ो। अगर दूध पीती रहेंगी तो लगभग भैंस के कंपैरिजन में आ जाएंगी, बरोबर। भैंस तो नहीं बन सकती, लेकिन भैंस के करीब तो हम पहुंच सकते हैं। उनके 1/4 वेट हमारा बढ़ सकता है। तो दूध के विषय में तो पूरे दिन चर्चा की जाए, इतना हमारे पास लिटरेचर है। तो ज़्यादा लॉजिकली कन्विंस होने के बाद हम करेंगे, ऐसा कोई माइंड सेटअप करके बैठे हैं ना, तो प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए। एक भाई गया आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम वाले को बताया कि ये आइसक्रीम में कौन सा दूध डाला है, इसमें शुगर डाली है कि फिर अदर्स कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि हम शुगर नहीं लेते। इतनी बातें, इतनी इंक्वायरी उनसे की, हाथ में कौन पड़ा था, पिघल गया, वो पिघल गया। तो ऐसे एनडीएस पिघल न जाए उससे पहले कर लेना है। एक बंदर था, एक बंदरी थी। अच्छा। हाँ, आकाशवाणी हुई, पेड़ पर बैठे थे, आकाशवाणी से आवाज आया, छलांग लगाओ, राजकुमार बन जाएंगे, राजकुमारी बन जाएंगे, ऐसी आवाज ऊपर से आई। अच्छा। तो बंदरी ने तुरंत छलांग लगा दी उसी सेकंड, और नीचे बंदर हंसने लगा कि अरे ऐसे कोई सुनी सुनाई बातों पर थोड़ी विश्वास करते हैं, ये तो ऊपर से कहाँ से आवाज आई। लेकिन बंदरिया अगर रानी बन गई तो वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिक राजा बन गया ना, रानी का हस्बैंड तो राजा। अभी वो राजकुमारी बनने के बाद देखने लगी कि ऐसे पति को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ, दोनों का संसार टूट गया। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं अपनी रानी को, अभी तो और खूबसूरत दिखने लगी है, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं। और फिर बाद में बंदर ने छलांग लगाई थोड़ी देर के बाद, और बहुत ऊंचा वृक्ष था, जहाँ से नीचे गिरने के बाद हाथ पैर भी सलामत नहीं रहेगा। इतनी छलांग लगाई, बंदरिया ने भी कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो छलांग लगाते ही उनके पैर टूट गए, खून निकल आया, बेहोश जैसा हो गया बंदर। तो वो फरियाद करने लगा, भगवान ऊपर से आकाशवाणी तो तू करता है, लेकिन अन्याय कर दिया। इनके लेडीज की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, जेंट्स की तरफ नहीं। हमें क्यों ऐसा गलत फल मिला? तब आकाशवाणी फिर से हुई कि जब आकाशवाणी हुई थी ना, तो उस वक्त का फायदा उठाने वाला था वो समय, और वही समय में जो ग्रह विद्यमान थे ना, उसी ग्रह में वो फल मिलने वाला था। आप देरी कर गए तो आप मौका गवा दी। ऐसा बोला जाता है कि इंसान के लिए इंसान का दूध ही श्रेय है, और इंसान ही ऐसा एक प्राणी है जो हर जंतु का दूध पी जाता है। वो गाय है, भैंस है, बकरी है, और
अगर शेरनी का दूध मिल जाता तो कितना में 20 रुपया दे करके शेयर बन जाते पी करके, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए नहीं बना है। वो पशु का आहार है, उसका अपने बच्चा के लिए भगवान ने दिया है। बोला जाता है, बचपन से हमने सीखा, पूछेंगे, बचपन से बोला जाता है, तो सुना है कि गाय दूध देती है, सही है ना, द काउ गिव्स मिल्क, सही है ना, लेकिन ये सही नहीं है। क्या सही है? दूध गाय से लिया जाता है, छीना जाता है उसके बच्चा का, है ना, तो उस बच्चे का दूध हम हमारे लिए नहीं, उसका अपना बच्चा के लिए। अगर ऐसा होता है कि इंसान का भी कोई हमसे भी कोई बड़ा एलियन आकर के हमसे ले जाता है दूध छीन के और ऐसे ही गाय को जैसे बंद करके रखता है तो कैसा लगेगा, और उसी दूध का वो मार्केटिंग करता है। बीच में थोड़ा सा फूक दिया भाई जी, कंटिन्यू तो कैसा लगेगा? मैं अभी एक हफ्ता पहले गुवाहाटी से आ रहा था मैं, और ये भी गुवाहाटी से ही है, और ट्रेन में देखा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और माँ उसका एक बोतल में दूध लेकर के उसको पिलाने का कोशिश कर रही है, और वो बार बार रिफ्यूज कर रहा है वो बच्चा, और ये उसका नाना नानी जितने भी है उसका पापा ऊपर से आए, और चारों लोग लग गए उसको पिलाने में, क्योंकि वो तो नेचर के साथ चलता है ना, शिशु है ना, नेचर के साथ चलता है। वो रिफ्यूज किया, मतलब ये वो लेगा नहीं, है ना, लेकिन जबरदस्ती चारों मिल के कोई मोबाइल दिखा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, क्या कर रहा है, करते करते उसको जबरदस्ती उसको पिलाया। क्या ये सही है? सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। उसका जब देखिए, जब एक पशु उसका बीमार हो जाता है, उसको खाना दीजिए, वो खाएगा नहीं, उपवास करता है, फर्स्ट थिंग ऑटोफेजी करता है। लेकिन हम उनसे तो कुछ सीखना चाहिए ना, ऑटोफेजी सीखना चाहिए। इस ऑटोफेजी के ऊपर में नोबेल प्राइज मिल गया है, इतना खास है। तो अगला क्वेश्चन भाई जी से पूछना चाहूँगा कि ये एनिमा तो हमने पकड़ा दिया हमने, या अगर इसका लग जाएगी तो बरोबर आदत लग जाएगी, एनिमा की आदत लग जाती है तो क्या करें। हमारे पास एक भाई जी आए थे, भरत भाई शाह करके, तो लगभग 1 महीना रुके। जाने के समय ज़्यादातर क्या होता है कि स्वास्थ्य के गुरु मान लेते हैं, तो गुरु दक्षिणा शिष्य देते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में ऐसा होता है। तो यहाँ तो कोई गुरु है न शिष्य है, फिर भी वो बहुत रिगार्ड दे रहे थे कि सर आप हमारे स्वास्थ्य के कम से कम गुरु हैं, और हम आपसे एक चीज़ है, प्रसाद हमें चाहिए। मैंने कहा प्रसाद तो यहाँ बनता नहीं, जो महाप्रसाद रोगों की फसाद, ऐसा तो हम बनाते नहीं हैं, तो प्रसाद में आप क्या लेना चाहेंगे? बोला हमें एनिमा चाहिए। तो मैंने कहा प्रसाद में एनिमा ले जाए। इतना उनको एनिमा के प्रति रिस्पेक्ट आया। 3 जने थे, एक गिफ्ट में दिया एनिमा किट। बाद में उसने एक शब्द यूज़ किया था कि प्रसाद का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी है वो हर चीज़ प्रसाद बन जाती है। बोला नहीं, मैंने एक नई डेफिनेशन आपके सामने रखी है। मैंने कहा बताओ, हम भी नया कुछ जानेंगे। बोला प्रभु के, प्र मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, और द मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का मार्ग की तरफ हमें एक कदम आगे बढ़ाने वाला है एनिमा। अगर वो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं एनिमा, तो लत उनको लगती है जिनको पका हुआ भोजन छोड़ने का कोई इंटेंशन है ही नहीं, बहुत दबा दबा के खाने वाले हैं, वो इन चीज़ से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि फिर भारी पेट आपको पसंद ही नहीं आएगा और आप यूज़ करते रहो। और अगर लाइफ लॉन्ग ऐसे यूज़ कर भी लिया सर, तो भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, जो बाज़ार में मिलता है एनिमा सस्ता भी मिलता है, यहाँ 300 के बजाय 150 में भी कोई सर्जिकल से मिल जाएगा। तो इसमें जो स्टिक आती है, हार्ड स्टिक आती है, तो हार्ड स्टिक वाला नुकसान करता है। ऐसे एनिमा से बचना है। दूसरा, गर्म पानी का एनिमा कभी लेना नहीं है। बॉडी टेम्परेचर वाला पानी यूज़ कर। अभी विंटर है तो ज़्यादा ठंडा पानी आता है, तो उनको थोड़ा गुनगुना पानी करके हम एनिमा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ आए हैं 3 दिन से, तो फुर्सत ही नहीं मिला एनिमा लेने का। मैं इतना थोड़ा सा एनिमा कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, तो
तो 3 दिन से एनिमा की ज़रूरत ही नहीं है। 7 साल से कर रहे हैं तो थोड़ा ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये कोई LIC की पॉलिसी नहीं है। और फिर भी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी करना है तो कोई एक ऐसी आदत है जो हमारा भला करती है। सुबह आप उठते हैं सुबह 4 बजे, तो ये एक आदत कैसी है? अच्छी है। भगवान के साथ जुड़ते हैं सबसे पहले, तो कोई आदत है बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स, तो ये एनिमा की आदत है, उनको गुड हैबिट्स में गिना जाता है। ये गदाधर भाई जी, आपका क्वेश्चन था कि विटिलिगो क्या दूर हो सकता है? ना, पहले क्वेश्चन था कि ये ठीक हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फूड रेस्ट्रिक्शन वाले में आ रहा है, ये ठीक हो सकता है क्या? महाराष्ट्र के भाई थे, उनका पूरा शरीर में ऐसे अच्छा, विटिलिगो मैं क्लियर करता हूँ, जो सफेद सफेद हो जाता है ना, जैसे भाईजी पूरे चेहरे में काला और सफ़ेद दोनों स्किन के कलर आ जाते हैं। धीरे धीरे करके काला जो चेहरा है गौवर्णा, वो कलर दूर होता है, उनके बदले एकदम वाइट जो फॉरेनर लोग होते हैं, तो ऐसे वाइटनेस स्किन के ऊपर बढ़ती जाती है जो चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ती है। पहले के ज़माने में इनको अभिशाप कहा जाता था। गैर मान्यताएँ काफ़ी सारी थी कि प्रभु का प्रकोप है इनके ऊपर, लेकिन आजकल के साइंस के ज़माने में पता है कि इट्स ए वन टाइप ऑफ डिजीज़, रोग ही है, और वो रोग खून गंदा होने से, स्किन की कोई भी बीमारी है वो खून गंदा होने से आती है। खून गंदा कैसे होता है? हाईली एसिडिक वैल्यू के ऊपर खून चला जाता है, तब जाके वो स्किन के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। जब शरीर, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं, मानो कि इतना बड़ा स्पेच है वो वाइट कलर का, ऐसे कई पेशेंट मैंने देखे हैं, वो आकर कहते भाई जी 3 महीने से कर रहे हैं, ये स्पेचिस इतना है ना, वो इतना हो गया है। दिन ब दिन वो डिक्रीज होता जाता है। उनके जो वाइट कलर की जो स्किन है उनके ऊपर धीरे धीरे कवर अप होता जाएगा। अगर उसके लिए ज़रूरी है कि दिन में कच्चा रात में पक्का खाएंगे तो उसमें हीलिंग प्रोसेस इतना नहीं होगा, आराम मिलेगा, हीलिंग प्रोसेस इतना, या फिर आगे नहीं बढ़ेगा। कोई कोई धीरे धीरे इतना हुआ, फिर इतना हुआ, पूरा फेस कवर कर लेता है बाद में, तो आगे बढ़ना रुक जाता है, उनकी प्रोसेस स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल रिमूव करना है तो लगभग 2-3 साल आपको लगाने ही पड़ेंगे, और बाद में कच्चे भोजन के ऊपर ही रहना पड़ेगा। कच्चा भोजन लेते लेते, जूस पीते पीते, उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है कि खट्टे फल ना लो, पक्के फल ना लो। नेचर ने जो भी दिया है वो सब कुछ खाने पीने की छुट्टी है ने। इसमें, इसी रोग में रिजल्ट मिलने के चांसेस 99% नहीं 100% है, बस शिद्दत के साथ क्लैप होना चाहिए आपकी तरफ से। जी, आपकी तरफ से तो एक क्लैप होना चाहिए ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 4 साल का बच्चा से लेकर के 100 साल का बूढ़ा तो ये कर सकते हैं क्या? तो ये एनिमा जो प्रोसेस जी है, जी जी जी। तो माताओं के लिए जो माताएं गर्भ धारण करते हैं, हाँ, तो उस समय क्या ये NDS डाइट ले सकते हैं और क्या एनिमा भी ले सकते हैं? क्या इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है? हाँ, बहनें डर जाती है कि जब पेट में बच्चा हो तो उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, एनिमा लेने से कोई ज़्यादा आंतों के बदले किडनी में पानी ना चला जाए, इधर उधर पानी ना फैल जाए। काफ़ी सारी काल्पनिक भय जिनको कहेंगे, रियल फियर नहीं लेकिन इल्यूज़न हम इमेजिन कर लेते हैं, उस प्रकार के भय से हमें बिल्कुल निजात पाने की ज़रूरत है। उन दौरान जब गर्भधारण करते हैं उन दौरान भी कंटिन्यूसली हम लगभग 8 महीने तक तो एनिमा ले सकते हैं। आखिरी महीना जब होता है उन्हीं दौरान भी अगर एनिमा लेते हैं तो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली हम डरे हुए हैं, थोड़ा सा भी यहाँ वायरस दिमाग में है तो बेहतर है कि 1 महीने आप स्किप कर दो। और बाद में हमारे यहाँ माताएं बहनें आती है तो उन्हों को हमने ये जो पीरियड्स 9 मंथ का होता है उन दौरान एनिमा की भी सलाह दी और साथ साथ में ये कच्चा डाइट भी दिया। लास्ट समय में जाके 1 महीना 2 महीना रहता है तो उनकी सास और उनकी माँ दोनों घी वाले लड्डू खिलाने लगती है। लेकिन 8 महीना उनका जो लगता है
तो उन दौरान जो बच्चों ने जन्म लिया ना, वो बच्चे इतने हाईली इंटेलिजेंट थे और हमारे पास उनके वीडियोस भी हैं। वो बच्चियों की खूबसूरती भी अलग। कच्चा भोजन खाने से अगर आपको बच्चा अच्छा चाहिए तो पति और पत्नी एटलीस्ट 80% नेचर डाइट, 20% न रह सके तो पक्का डाइट ये ले, तो बच्चा एक दिव्य आत्मा ही हमारे घर जन्म लेती है। ऐसा उनको गर्भ चाहिए, दिव्य आत्माओं को अच्छे गर्भ चाहिए, प्योर गर्भ चाहिए। तो पहले तो उस जमाने में कहते थे कि बच्चे पैदा करने का किसी का हक नहीं है। जो संयमित जीवन जीते हैं ना, उनके घर पे ही बच्चे होने चाहिए, क्योंकि नए भारत का निर्माण करते हैं। जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता रहता है, देखो उनके घर पे ज़्यादातर 80% ऐसे माइंड जिनका वीक है, ऐसी आत्माएं उनको आह्वान करती हैं। तो खास करके बच्चों कैसे चाहिए ये हमारे हाथ में है। हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बड़े मौज से शौक से खाओ। विवेकानंद का जन्म तभी हुआ था जब उनकी माँ ने गर्भधारण के समय 5-5 दिन के 7-7 दिन के निर्जला उपवास किए थे। तो ये हमारी हिस्ट्री भी ये कहती है। विवेकानंद जी ने तो कहा था कि किचन इज माई टेम्पल, फूड इज माई गॉड, फूड इज माई गॉड एंड माई रिलीजियन हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन अ किचन। हमारा पूरा धर्म, स्वामी जी ने ये बताया, ये किचन के अंदर ही स्वाहा हो गया है। खाओ खाओ खाओ। बहने के ऊपर तो मुझे दया आती है, सुबह से लगी रहती है नाश्ता, ओ ये रसोई घर की नौकरानी पूरे दिन में यही पीड़ाएं भोगती रहती है, कब तक चलेगा ये है? लेकिन आपको गांधारी की तरह बनना नहीं है। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन हम भी पट्टी बांध के लगे पड़े हैं। तो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके जी। कायम बहन अरुणाचल प्रदेश से आए ना, आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। अच्छा, आप बोले कि आप नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, है ना? तो ये एक क्वेश्चन आया है कि आपने तो वेजिटेरियन बना दिया है, तो प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या? ज़्यादातर प्याज लहसुन ब्रह्मा कुमारी या फिर वैष्णव या फिर स्वामीनारायण कोई भी धर्म है, उसमें प्याज लहसुन निषेध है और इनको तामसिक खुराक कहा गया है। कोई कहता तो भगवान ने उगाए क्यों हैं? अगर यही निषेध है तो भगवान ने उगाए क्यों, बताओ। ऐसे तो भगवान ने गांजा भी उगाया, चरस भी उगाया, ऐसे पत्ते भी उगाए जो पत्ते खाने से आदमी मर जाता है। ऐसी जहरीले पत्ते भी हैं, ऐसे नहीं है। तो वहाँ से तुम बच जाते हैं। वहाँ अपना विवेक और अपना आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं देते कि भगवान ने देखो गांजे की पत्तियाँ उगाई है तो गांजा पी लो, चरस ले लो। तो वहाँ खुद का अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लहसुन और प्याज वो दोनों तामसिक वृत्ति के हैं। हमारी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो तीखा भोजन है, जिसमें टेस्ट तीखा है, वह चीज़ हमारे अंदर तमस गुण का निर्माण करती है। तो हमें ये तो यात्रा हमारी तामसिक से लेके कहाँ तक की है? सात्विक तक की। तामसिक, राजसिक और सात्विक की यात्रा है। तो अगर हमें सात्विक पूर्ण रीति से बनना है तो प्याज लहसुन छोड़ना है। दूसरी बात, उसकी एक पॉजिटिव साइड बता देता हूँ कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो लहसुन की कली को ऐसे मसल के अगर पेशेंट को उनका रस या कली भी खिलाई जाए तो इमरजेंसी में हार्ट अटैक से वो बच जाता है, क्योंकि अंदर इतने केमिकल्स लगे रहते हैं जो ब्लॉकेज को तुरंत ही हटाते हैं और लाइफलाइन पेशेंट को मिल जाती है। मतलब औषधों की तरह अगर हम इस्तेमाल कर ले कहाँ किसी सिचुएशंस में, वो अलग बात है। हमारे एक बीके भाई आए थे, उनको बहुत खांसी थी, तो उन्होंने हृदय अमृत करके जो लहसुन और प्याज का अर्क होता है वो यूज़ किया 5-15 दिन औषध के तौर के ऊपर। बाद में उन्होंने बंद कर दिया। उन दौरान उनकी खांसी और उसमें काफ़ी सारा आराम मिल गया। तो औषध के तौर के ऊपर ठीक है, लेकिन मैंने कोलेस्टेरॉल होते हुए भी
बीमारियां होते हुए भी, कफ होते हुए भी मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा 5 दिन लेट जाएगा बीमारी है। मैंने अपनी धारणाओं के साथ ऊपर नीचे करना नहीं है। ऑलरेडी 10 साल से बीमार हूँ, 1 महीना और बीमार तो क्या तकलीफ है, थोड़ा लेट जाएगा। तो अपने नियमों के साथ बांध छोड़ करने की जरूरत नहीं है। और जो खा रहे हैं घर पे प्याज और लहसुन, उनको गिल्टी भाव से खाएंगे, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो खाने से भी ज़्यादा गलती ये है कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये दिमाग में ना रखिए। यहाँ में जो चाय पिलाया गया है, क्या उसका नाम है मुंजा टी। मुंजा टी, तो उसमें क्या डाला है? गुड़ डाला है ना भाई जी। बिना बहन आप बता दो। हाँ, इसमें गुड़ डाला गया है, चीनी नहीं डाला गया है। तो हमारे लिए तो जहर है चीनी। और बोला जाता है कि अंग्रेजों ने हमको 3 चीज दिया है गिफ्ट में। एक तो चाय पत्ता, दूसरा एल्यूमिनियम का बर्तन, और तीसरा ये चीनी। चीनी हमारे देश में नहीं था, गुड़ ही हुआ करता था। ये लोग लाए हैं, और चीनी में इतना सल्फर, इतना केमिकल्स है, जो अगर शुगर फैक्ट्री के आसपास में आप कभी गए होंगे तो आपको पता चलेगा ये आसपास का सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया है उसके केमिकल से। तो चीनी घर में तो ऐसे तो मतलब गर्भवती माता है तो पीना मतलब खाना नहीं, ऐसे किसी को भी चीनी नहीं खाना है घर में। इसके बाद चीनी को क्रॉस कर देना है, घर में गुड़ ही लेके जाना है चीनी का बना हुआ। जैसे दूध का बना हुआ, जैसे रसगुल्ला है, क्या क्या मिठाई है खा लेते हैं। तो डायरी प्रोडक्ट कुछ नहीं खाना है, और चीनी किसी भी रूप में चीनी नहीं खाना है। आप देखे होंगे पुराने जमाने में जेल में कैदियों को एल्यूमिनियम का डिश दिया जाता था, आजकल स्टील हो गया। वो एल्यूमिनियम का क्यों दिया जाता था? कि एल्यूमिनियम में खाने से ब्रेन वीक हो जाता है, ब्रेन काम नहीं करता है, वो बगावत नहीं कर सकता है। इसलिए किसी के घर में अगर हांडी में पानी गर्म करते हैं या चावल पकाते हैं तो नुकसानदायक है। और चाय पत्ता तो हमारे देश में था ही नहीं, ये लोग फ्री में पिला करके, अभी तो हमको ये आदी हो गया चाय पीने का। तो ये सब चीजें छोड़ना है, और कुछ अच्छा चीजें भी देखे गए हैं। ये कहा जाता है अंग्रेजों ने दुनिया को जीत लिया था, उसका राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होती थी। तो इसका कारण क्या था? ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, 3 से 3.5 के बीच में ये लोग जागते थे। और कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है उसको दुनिया का सब कुछ मिल जाता है, चाहे पढ़ाई हो, स्टूडेंट हो, जो भी है। तो अभी कैसे लोग सब चला गया इन लोगों से? अभी तो इनका जो अपना स्कॉटलैंड भी चल रहा है, अपना जो यूके है वो भी टूट गया है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये लोग 10 बजे उठना शुरू किया, और जैसे लेट से जगना शुरू किया तो धीरे धीरे सब कुछ चला गया। तो कुछ सीखने को भी मिला है उनसे, और कुछ जानने को भी मिला है, ठीक है ना? तो कल हिमाचल प्रदेश से एक फोन आया, भाई जी ने मेरा नंबर डाल दिया है, और कहाँ कहाँ से फोन करते हैं लोग, बोलते हेलो इंडियस। तो मैं बोलता हूँ हाँ जी। तो बाद में बोलते हैं हाँ भाई जी आपका तो ये पूरा फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, मैं भी 2 दिन का स्टूडेंट हूँ, उतना पता नहीं है आप लोगों से मिल के। ये जो 15-20 दिन से जो मेरे को ये मिला है दायित्व, तो 90% से ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्ट हुआ है ना। आप लोग मेरे साथ ही बात किए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आपके तरफ से मैं बैठा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ आपका क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन मैं ठीक से बता सकता हूँ। इसलिए मैं सोचा कि भाई जी को बोलो कि सबके तरफ से मैं क्वेश्चन करूँ। अब हिमाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन आया है, वो एजेड है, बोलते इतना ठंड है, इतना ठंड है, जूस तो नहीं पिया जा सकता, बर्फ हो गया है। तो उसका मैंने एक रिप्लाई दिया भाई जी से, तो फिर इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि बहुत ही ठंड अगर होगा तो उस समय जूस पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ठंड हो जाएगा। तो उसका रिप्लाई क्या है? पहले आपका रिप्लाई क्या रहा वो बता दीजिए। मैं तो अपना तरफ से एक रिप्लाई दिया, बोले भाई जी जूस तो पहले ले लीजिए, बना लीजिए, और उसके बाद तो बहुत ठंड है तो एक गमला पे गर्म पानी ले लीजिए, और वो गिलास, स्टील का गिलास उसमें रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा तो पी लीजिए। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या ये सही जवाब था? ये तो मुझे भी पता नहीं था। एक मिनट,
एक बार जो बड़े लेक्चरर थे वो लेक्चर देते देते थक गए और फिर एक सभा थी जहां उन्हों का फोटो किसी ने देखा ही नहीं था। तो उनका जो ड्राइवर था उनको बोला कि आप खड़े हो जाओ, आप तो हर हमेशा हमारे साथ ही रहते हो, सारे क्वेश्चन आंसर सुनते रहते हो, तो आप थोड़ा संभालो ना, मेरा कोट पहन लो, मेरी टोपी पहन लो और आप चले जाओ। तो वो भाई तो स्टेज के ऊपर खड़े हो गए, किसी ने इनको देखा ही नहीं था, तो वो तो फर्स्ट क्लास से थोड़ा रटा रटाया काफ़ी सारी बातें थी तो बताते रहे और ऑन द स्पॉट एक हार्ड क्वेश्चन आया तो वो बैठे थे, अरे इसमें फंसेगा ये। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड था ड्राइवर, उनको तो गाड़ी की कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ साइड से निकल जाना है, सारा पता था। तो उन्होंने उस क्वेश्चन का जब क्वेश्चन पूछा गया तो हंसने लगा जोरों से, नहीं आता था फिर भी हंसने लगा। अरे अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर भी बता देगा। और जो ओरिजिनल था उनको खड़ा किया, उनको ड्राइवर बना दिया। तो हमारा भी कुछ ऐसा हो गया। बहन जी क्वेश्चन है, जैसे कि किसी का करेला खाने में दिक्कत है, गैस बन जाती है या थोड़ा सा वो होता है, प्रॉब्लम होता है, किसी का गैस के लिए नींबू खाना मुश्किल होता है, किसी का थायराइड है, किसी का यूरिक एसिड है, तो टमाटर ये पत्ता गोभी ये सब रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे हालत में क्या कर सकते हैं, ये खा सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट करेंगे? एक बार ऐसे ही क्वेश्चन था, है ना? एक बार एक कीड़ी, क्या बोलते हैं यहाँ, चीटी, हमारे गुजराती में कीड़ी बोलते हैं, हिंदी में चीटी, चीटियों का एक पूरा परिवार वो चलने लगा। रास्ते में थोड़े दाने पड़े थे, मिठाई के दाने, तो सभी ने एक एक उठा लिया और सभी खाने लगे। तो लेकिन एक कीड़ी थी ना, उनको स्वाद आया ही नहीं मिठाई का स्वाद। बोला कि इनका टेस्ट कैसा है, तो बोला कड़वा है, या फिर खारा है, इनका बहुत टेस्ट जो है वो खारा है। तो ये कैसे हो सकता है, 10 लोगों को मीठा लग रहा है, 1 लोगों को खारा क्यों लग रहा है? तो फिर पता चला कि उसके मुख में पहले से ही सोल्ट पड़ा हुआ था अंदर, समझ में आया, पहले से ही सोल्ट था। तो इनके कारण वो शुगर खाते हुए भी उनको मीठेपन के बदले टेस्ट सोल्ट खारापन का टेस्ट आ रहा था। अच्छी, उनके मुताबिक अच्छी चीज, उनके खाने लायक चीज थी, तो उनको टेस्ट नहीं पकड़ रहा था। हमारा शरीर भी गंदगियों से भरा हुआ है, अच्छी चीज भी दो, अमृत भी पिलाओ, अमृत भी विष जैसा मालूम पड़ेगा। लेमन है वो टोटल बॉडी क्लींजर है, तो इनसे तो पूरा शरीर साफ होता है। बर्तन भी हम चिकने होते हैं तो लेमन का यूज कर लेते हैं। और रही बात करेले की, तो करेला इनको औषध कहा जाता है, कोई भी बीमारी को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका नित्य जूस बनाकर सेवन नहीं कर सकते। करेले का जूस कभी भी नित्य सेवन करना नहीं है, इसलिए कभी कभार करेले का जूस आप कर लो। और सूटेबल ये केबीज हैं और ये आपने और क्या कुछ बताया, जो भी हैं, हमें शूट नहीं हो रहा है, किसी को खीरा भी शूट नहीं होता, तो शुरुआत झंझट में नहीं पड़ना है। अच्छी चीज़ होते हुए हमारे शरीर को ठीक ना महसूस हो तो उन दरमियान उनको छोड़ो, स्किप करो, क्योंकि हमारी न्यू डाइट सिस्टम ये नहीं कहती कि खीरा खाने से फलाना रोग जाएगा, गलत भोजन का त्याग करने से रोग जाएगा। ये मैंने लाइन पहले दिन कही थी, पकड़ने से नहीं लेकिन छोड़ने से बीमारियां जा रही है। तो छोड़ो, खीरे को छोड़ो, केबीज को छोड़ो, करेले को छोड़ो, लेमन को छोड़ो, छोड़ दो। जब शूट होने लगे तब कभी इस्तेमाल करो, 15 दिन में, महीने भर में शूट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। ऐसा है, ये जो हमने कच्चा खाना सीखा है और बहुत भाई बहन सोच रहे 4 दिन कैसे बीतेगा, उसके बाद ही शुरू करना है असली वाला। असली वाला मतलब ये 4 दिन तो हमारे लिए बस कि हम केयर हो गए हैं और ये खा रहे। तो आप बीच में बोले थे कि ठीक है आप एक टाइम खा लो,
तो अगर एक टाइम अगर खाएंगे तो क्या दोपहर को खाएंगे या शाम को खाएंगे? और अगर पका हुआ एक टाइम आप अलाउ करते हैं तो वो क्या कौन सा तेल से पकाया जा सकता है कि कच्ची घनी तेल से, या कौन सा तेल से पकाया जाए और कैसे खाया जाए? एक मिथुन चक्रवर्ती का मूवी आया था, तो उसमें सिनेमा में कोई गया नहीं, क्योंकि तभी अमिताभ बच्चन का समय था। उनके पिक्चर में पहले से टिकट एडवांस बुकिंग हो जाती थी, और ये नए थे तो कोई देखने के लिए नहीं जाता था। और अंतिम समय में उनके कैरियर में भी उनकी यही हालत थी। तो उन्हीं दौरान एक जो टिकट के थिएटर के मालिक थे ना, उसने बाहर लिख दिया कि मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखो फ्री में। तो देखो हमारे भारत में जब फ्री बात आती है तो जहर भी खा लेते हैं, जहर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, देखो टेस्ट कर लेते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में सब चले गए अंदर। अब अंदर जाके फिर पूरी मूवी ख़त्म की, फिर बाहर लोग निकलने लगे तो स्टॉपर बंद कर दिया, ताला लगा दिया उधर। तो बोले कि जिनको भी बाहर जाना है अगर मूवी से तो 500 रुपये 500 रुपये देने होंगे। इतना बोर हो गए, ये तो जोक है, मतलब मूवी से इतना बोर हो रहे थे कि रिसेस टाइम में ही आधा जो है वो खाली हो गया। 3 घंटे बर्दाश्त होना मुश्किल था, लेकिन जाने की छुट्टी भी नहीं थी। तो फिर लोग 100 रुपये की मूवी 500 देकर बाहर निकले। अभी 4 दिन आप यहाँ आए हैं कच्चा खाने के लिए। अभी भाई अगर बाहर निःशुल्क लगा देते हैं तो और भर जाता हॉल, और बाहर जाने के रुपये हम ले सकते हैं। कब जिनको कच्चा खाने से मुक्ति पानी है तो रखो 15,000। ये तो जस्ट फॉर जोक एंड जस्ट फॉर किडिंग। तो इस प्रकार से हम 4 दिन के बाद पका हुआ पहले तो कौन खाएगा? जो खाने न खाएं तो बेहतर से बेहतर है, इतना स्वयं के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो फिर भी अभी आपका 1st और 2nd LKG HKG चल रहा है और बीमारियों से परेशान नहीं है। जो बीमार है यहाँ बैठे हैं, जो 5 साल से 10 साल से बीमारियों से ग्रसित है, वो 5वें दिन खाने का न सोचे। अगर खाने का सोचेंगे तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और मरते दम तक ये बीमारी जाएगी नहीं। बीपी शुगर छोटा मोटा है तो जाएगा, थोड़ा बहुत पका खा लिया तो भी बीपी शुगर जाएगा। लेकिन जो हार्डली क्रोनिक डिजीज है वो तो 3 महीना 4 महीना पकड़ लो, 3 महीना 4 महीना, और अच्छे तरीके से एक बार 100% फिट हो जाओ। 4 महीने जैसे कि हमने भगवान के नाम कर दिए और आप सेहतमंद हो जाओ। तो आखिरी क्वेश्चन में तेल का इस्तेमाल, तो तेल ज़्यादातर निषेध ही है। तेल से किसी प्रकार के कोई फायदे उठाने वाली बात नहीं है। लेकिन 2 गलत चुनाव है, तो उस गलत चुनाव में हम कौन सा गलत चुनाव चुनेंगे? जो कम गलत हो, जो कम गलत हो। तो ये घानी का तेल है, वो कम गलत चुनाव है, तो वो थोड़ा 1-2 बूंद डाल दिया तो उनसे ज़्यादा बचा जा सकता है। हम लोग परिवार में 4 जन हैं, मैं, मेरा युगल और 2 बेटा। तो छोटा बेटा मेरे को क्वेश्चन किया था कि ये तो सारे कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, इसका क्वेश्चन था। फाइबर का क्वेश्चन था, फाइबर। हाँ, अच्छा फाइबर। अगला क्वेश्चन, उसका 2 क्वेश्चन है। ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो सब कार्बोहाइड्रेट ही खिला रहे हैं। और नंबर 2, ये फाइबर जूस पिला रहे थे, उसमें तो फाइबर तो फेंक ही दे रहे हैं। उसको बहुत बुरा लगा कि फाइबर तो फेंक रहे हैं। तो फाइबर कमी के कारण, फाइबर के कमी के कारण क्या नुकसान होगा और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बरोबर। अभी सृष्टि में दृष्टि करो, आप सारी सृष्टि में दृष्टि करो। पहले हम एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, तो हाथी है, वो प्रोटीन कहाँ से लेता है? बैल है, प्रोटीन कहाँ से लेता है? गाय है, प्रोटीन कहाँ? मोनो डाइट करते हैं कोई पशु, तो एक ही प्रकार का चारा उसको 365 दिन दो ना तो भी खाते रहते हैं। बकरी है जो दूध देती है, गाय भी दूध देती है अपने बच्चों को तो दूध देती है, लेकिन हमारे बच्चों को भी पिला रही है, देखो। तो न वो अलग अलग वेराइटी ऑफ भोजन ले रही है।
फिर भी उनके शरीर में, उनके खून में सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। तो हम भी अगर शरीर को ऐसा सानुकूल करें, तो ये तो विज्ञान ने हमें झूठ पढ़ा दिया कि केले में कैल्शियम है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, उसमें ये है, उसमें ये है, सारा डिवाइड कर दिया, सारा हिस्सा। लेकिन सत्य हकीकत ये है कि कोई भी प्रकार का भोजन, मानो कि पत्तियां आप खा लो। हमारे एक शिवाम ब्लू करके कर्नाटक के फ्रेंड्स हैं, पिछले 7 साल से हरी पत्तियां खा रहे हैं, तो उन्हों को प्रोटीन विटामिन सारा मिल रहा है, 19.5 हीमोग्लोबिन है। तो सारे न्यूट्रिशंस हमें एक ही चीज़ से मिल जाते हैं, और विज्ञान कहता है लीवर हमारा जो भी चाहिए वो बना लेता है किसी भी खुराक से। ठीक है, आगे जैसे कि फाइबर। हाँ, फाइबर। फाइबर खाना, साइंस कहता है फाइबर जरूरी है, और एनडीएस कहता है नो नीड ऑफ फाइबर। और हमारे बीवी चौहान सर जो पिछले काफ़ी साल से, उनको कभी मिलना हुआ तो आप देखेंगे कि कोई भी खाना है ना, माने को टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर को पीस लेंगे, जूस अंदर डाल और बाहर का कचरा फेंक देंगे। फाइबर दांत में भी फंस जाता है तो यहाँ टेंशन आ जाता है। तो यही फाइबर शरीर में, हाथों में भी लंबे समय तक चिपका रहता है। तो साइंस से बिल्कुल ऑपोजिट है। साइंस नॉर्थ है, एनडीएस साउथ है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन था कि सुबह जो ग्रीन जूस लेते हैं उसका कितने बाद हमें लंच लेना है? ग्रीन जूस लेते हैं ना सुबह, हाँ जी, हाँ जी। फास्टिंग रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद लंच जो लेंगे उसमें ठीक है, कितना ठीक है। लेंगे? देखो, जो व्यक्ति बीमार है उसको 1-2 घंटे का गैप ले लेना चाहिए, बरोबर। जो व्यक्ति बीमार नहीं है, उनको पोषण की ज़रूरत है शरीर में, तो ग्रीन जूस लंच के साथ में भी ले सकते हैं। लंच के दौरान ही ग्रीन जूस रख सकते हैं। और जो एकदम स्वस्थ हैं तो फिर ग्रीन जूस लेने के बदले सिर्फ पत्तियां भी चबाकर खा सकते हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन रखना ज़रूरी नहीं है। कोई कैंसर वाले हैं तो ग्रीन जूस पी के 4 घंटे के बाद फिर लंच लेते हैं। तो कोई एनेमा जब हम सुबह लेते हैं तो 3 बार हो गया, दोपहर में तो हम लंच लिया, तो खाने के कितने समय पहले या बाद में ये एनेमा करना चाहिए? जी, एनीमा का कोई ऐसा नीति नियम नहीं है कि जो खाने से पहले लेना बेहतर है या खाने के बाद लेना बेहतर है। कभी भी एनीमा, तीसरी बार मैं ये लाइन दोहरा रहा हूँ, अब याद रख लीजिएगा, एनीमा टेक्स एनी टाइम्स, बोला था मैंने, एनीमा टेक्स एनी टाइम्स, एनीमा टेक्स मैनी टाइम्स। ये इनके ऊपर चिंतन चलाओ एक लाइन के ऊपर, तो फिर क्वेश्चन उठेंगे ही नहीं। कभी भी ले लो, रात को 2 बजे ले लो, अगर खाते खाते भी ले लो। हमारे पास 6 मिनट समय है। भाई जी, आपका क्या क्वेश्चन था? मैं ये कह रहा था कि विक्रेश भाई ने बताया कि दूध पीने से कैंसर होता है। मुझे जो जानकारी है, दूध 2 प्रकार का होता है, A1 मिल्क और A2 मिल्क। अपने जो देसी स्वदेशी गाय है, इसके पीठ पे कुबड़ होती है, जिसके गर्दन में झालर होता है, उसके दूध में, उसका जो दूध होता है A2 दूध होता है, A2 मिल्क होता है। और जो विदेशी गाय है, इसके पीठ पे कुबड़ नहीं होता है, इसका झालर नहीं होता है, वो दूध पीने से कैंसर होता है, ना कि स्वदेशी गाय पीने से। विज्ञान ने प्रूव किया है कि स्वदेशी गाय का मूत्र और दूध पीने से कैंसर भी दूर होता है। हाँ, भाई जी का ज़्यादातर गाय हमारी माता है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताएं होते हैं। गाय को छू लेने से भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। गाय के अंदर की अंदरूनी समझ भी भैंस से अच्छी होती है। और कृष्ण भगवान जो हैं वो गैया चराते थे, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है। अभी रही बात साइंस के इन्वेस्टिगेशन की, झालर वाली गाय, हमारे वहाँ गिर की गाय होती है, तो गाय का दूध जो है वो हमें सेहत देता है। लेकिन एक बात मैं सिंपल एग्जांपल ये सेट करना चाहूँगा कि जो जेट एयरवेज होती हैं तो उसमें प्योर पेट्रोल डाला जाता है, बरोबर है। और हमारी रिक्शो होती है उसमें डीजल भी डाला जाता है, ओके। उसमें हाई स्पीड पेट्रोल, उसमें हाई स्पीड किसमें? जेट एयरवेज में, बरोबर है। और अगर हमारी डीजल रिक्शो है उसमें वो वाला हाई क्वालिटी की चीज़ उसमें डाली जाए तो वो रिक्शा चालक हाँ कहेगा या ना कहेगा? हैं?
क्योंकि ये अच्छी चीज होते हुए भी इनके लिए डिजाइन नहीं है। अच्छी चीज होते हुए भी गाय को हम प्रणाम करते हैं, आप हॉर्न बजाओ, गाय साइड दे देगी, भैंस साइड नहीं देगी। हाँ आंसर बाकी है कुछ, ये आंसर मिला नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है। और हमारी जो एक भावनात्मक रीति से इस चीज से हम जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो मक्खन खाते थे। हमने कभी भी भगवान कृष्ण का दूध पीते हुए चित्र नहीं देखा है, कहाँ भी दूध पीते हुए चित्र नहीं ये देखा जो है। जिस गाय के बारे में बताए जी तो देखा गया जो A2 गाय जो इन्होंने बोले, A2 मिल्क जो है मतलब देसी गाय जो है उसमें जो गौमूत्र है, तो ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया, उसमें यूरोकाइनेस बोल करके एक तत्व मिलता है जो हार्ट का कोई भी बीमारी में बहुत काम आता है ना। और गौमूत्र सही में ये बहुत कारगर है। मैं NDS के हिसाब से नहीं, मैं भी आप जैसा 15 दिन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा जितना जानकारी है ये गौमूत्र बहुत बड़ा औषधि है ना। तो कई बार गलत चीज़ों का सेवन करने से हाँ। एक फायदा होता है कि जब मानो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, पेन इतना हो रहा है बात मत पूछो, हैं वो पेन सहन करना हमारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तब जाकर डॉक्टर सीधा क्या करता है, पेन किलर्स लगा देता है। पेन किलर्स इज नॉट आंसर ऑफ ऑल सिचुएशंस, मेडिसिन इज नॉट आंसर, बट हमारा उस सिचुएशन में आप यूज कर लेते हैं तो अलग बात है। लास्ट क्वेश्चन जो है कि ऑटोफेजी मतलब उपवास, तो उपवास तोड़ने का क्या नियम है? मतलब मान लीजिए किस किस ड्यूरेशन में उपवास करना चाहिए, एक साथ में बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं कर सकते, और कितना कितना समय के लिए रखा जाएगा, और तोड़ने का, ये उपवास तोड़ने का क्या विधि है, ये होगा हमारे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन लेके आपके जो भी क्वेश्चन और भी उठेंगे, हाँ मिल्क वाला क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, आधा घंटा डिस्कस करें तो भी कम है, लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी होने के कारण भाई जी थोड़ा आगे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। और आपने जो उपवास के बारे में कहा कि कहा जाता है कि एवरी फूल कैन फास्ट, हर एक मूर्ख व्यक्ति उपवास करता है, बट वाइज मैन नोज हाउ टू ब्रेक फास्ट, उसमें होशियारी चाहिए। तो इसके लिए हमेशा उपवास तोड़ने के पहले हमेशा हल्की चीज़ का सेवन करना चाहिए, कोई भारी भरकम चीज़ खा लेनी नहीं चाहिए, फिर एकदम पेट भारी भारी हो जाएगा, आपको अनइजीनेस लगेगा। जब 6-8 घंटे का उपवास खत्म करने के तुरंत ही आपने 4-6 केले खा लिए तो आपको भारीपन महसूस होगा। इनसे बेहतर है कि हरी पत्ती सबसे हल्की है, तो हरी पत्ती से शुरू करो, या फिर लेमन जूस से शुरू करो, या फिर थोड़ा सा पानी भी 2 गिलास पी लिया तो भी भारी लगेगा उपवास के बाद। तो थोड़ा सा हल्का सिप करके जूस से हमेशा फास्टिंग को ब्रेक करना है, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर रहता है। 5 दिन का उपवास रखा कंटिन्यू, तो 6ठे दिन बहुत हल्का और जूस के ऊपर पूरा दिन रहना है, और दूसरे 2.5 दिन लगा देने हैं उपवास को पूरी तरीके से ब्रेक करने में, तो इसी में ही होशियारी है। निजामुद्दीन भाई जी, ऐसा है मेरा एक स्टाफ है इंजीनियर, उसका नाम है शेख अख्तर, तो उसने बोला कि रमजान महीना में जो रोज़ा रखा जाता है यानी फास्टिंग यानी उपवास, तो उसके बाद लोग जब तोड़ते हैं इसको क्या बोलता है, इफ्तार बोला जाता है। अजय हाँ, इफ्तार कहा जाता है जो इफ्तार में, और इफ्तार कुछ भी फल लेकर के केला या खजूर से करते हैं, और करने के तुरंत बाद इतना भारी खा लेते हैं, ये क्या ठीक है? तो हाँ, ये ठीक नहीं है। तो ये भी ये NDS के माध्यम से आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत एकदम शुरू में बहुत भारी चीज़ नहीं खाना है। तो हमारा क्वेश्चन का जो सेशन है वो आज के लिए यहाँ ही समाप्त होता है, और आप लोगों के मन में अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ और भी है तो ऐसे लिख के मेरे पास दीजिएगा, और आपकी तरफ से आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं भाई जी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोगों को ठीक लगा? और अगर ठीक लगा तो भाई जी को बहुत दिल से आपका तो ध्वनि से स्वागत कीजिए, 1-2 ताली से नहीं होगा। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे बड़ी दीदी जो यहाँ पूरा दिन भर है हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि पूरा दिन भर
दीदी एक 10 मिनट के लिए आगे चले जाते हैं, पूरा दिन भर दीदी जी इधर में है, तो इसके लिए बहुत बहुत दीदी को शुक्रिया और हम बहुत आनंदित है, हर्षित है। तो इसके साथ ही आज का ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ये समाप्त होता है। आपके पर्सनल क्वेश्चन कोई रहते हैं तो थोड़ा लिख के भाई जी को बता दीजिए, क्योंकि फिर पर्सनल क्वेश्चनिंग में मैं आंसर देता हूँ लेकिन एक को ही मिलता है, बेहतर है कि सभी को मिल जाए। तो अपने पर्सनल क्वेश्चन लेके ना आए, बाद में सारा एक ओवरऑल ऐसे डिस्कशन कर ली जिससे मेरी एनर्जी भी थोड़ी बच जाए, दूसरे काम में ये लगा सकूँ। बाकी अपने कोई जो प्रतिभाव है अच्छे, जो मिरेकल रिजल्ट हैं वो मुझे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, जिनके कारण यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।